अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेंटर स्टेज। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, 2 रोज़ा दौरा रूस के मौके पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल वज़ीर आज़म ने दूसरी जंग अज़ीम में हलाक होने वाले फौजियों की यादगार पर भी हाज़िरी दी। रूस के यूक्रेन पर हमले के मौके पर वज़ीर आज़म के दौरे की टाइमिंग पर ऑपोजिशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त वज़ीर आज़म को रूस का दौरा नहीं करना चाहिए था। अब उस वक्त ये दौरा हो रहा है जहाँ यूक्रेन पे रशिया का हमला हो रहा है और पाकिस्तान उसका हिस्सा बनना जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर का जाना एक हिस्सा बनना है और दुनिया में खास करके अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज या दूसरे जो उनके लाइन है, हमें भी इस जंग का हिस्सा समझा जाएगा, जो कि हम नहीं है। ये नॉर्मल अक्टूबर है, इस वक्त ही नहीं करना चाहिए था, ये दौरा नहीं चाहिए था। जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस के हवाले से बात करते हुए ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना भी बनाया। रूस और चीन से हमारे ताल्लुकात होने चाहिए और ये हमारे रीजनल जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसलिए जो है ये दौरा कैरी ऑन हो रहा है। आज सुबह भी जब ये वाक़या टीवियों पर रिपोर्ट हुआ है उसके बाद मीटिंग हुई और हमने यही सोचा कि ये दौरा जो है इसको अल्टर करना इस वक्त मुनासिब नहीं हो। ये जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर साहब का, इस वक्त मेरे जो अपनी जो ट्वीट्स हैं उनके नीचे जो बेचारे हमारे हिंदुस्तान से दोस्त हैं उनका जो दुख धलक रहा है। एक हमारे पाकिस्तान के लोग हैं जिनके पैसे बाहर पड़े हुए थे, उनके आंसू नहीं रुक रहे और दूसरे इंडियंस के आंसू नहीं रुक रहे। नाज़रीन, क्या मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म के रूस के दौरे के हवाले से तनकीद का जवाज़ है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान दौरे रूस से मतलूबा नताइज हासिल करने में क्या कामयाब हो पाएगा? क्या रूस और यूक्रेन की जंग से आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान की मईशत भी मजीद मुतासिर होगी? हुकूमत इस चैलेंज का मुकाबला कैसे करेगी? इन मामलात पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करके दूसरी जानिब मुल्की सियासत में अदम एतमाद की गूंज में इजाफा होता जा रहा है। ऑपोजिशन आज भी मुतहर्रिक नजर आई। आसिफ अली जरदारी साहब आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात के लिए मंसूरा पहुंचे। गुज़श्ता रोज भी तहरीके अदम एतमाद के मामले पर अहम मुलाकातें हुई थी। तहरीके अदम एतमाद के लिए दरकार अराकीन की तादाद पूरी करने के लिए ऑपोजिशन भरपूर सरगर्म है और दावा करती है कि अदम एतमाद के हवाले से ऑपोजिशन के पास नंबर गेम मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमती वुज़रा की जानिब से ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगाए गए और कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। हम कोई सोए हुए नहीं है, इतना आसान काम नहीं है कि हमारे खिलाफ आप एतमाद ले। तो ये एक ड्रामा बना हुआ है, एक हाइप क्रिएट किया हुआ है, सिर्फ ये लोगों को धोखा देने के लिए। इंशाल्लाह कोई अदम एतमाद नहीं ला सकता, कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही, ना हमारे जो अपने एमएनएज है उसमें कोई ऐसा मसला है। हम कांटेक्ट में हैं, हम अपने राब्ते में हैं, हमने अपनी तैयारी की हुई है, हम रेडी है हर चीज़ के लिए। कम से कम हमारे 3 एमएनएज ने उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। जिस तरीके से बोलियां रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए, इन दोनों ने रात को जो मुलाकात की तो साफ जाहिर है कि रात की मुलाकात में तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। क्या ऑपोजिशन मतलूबा वोट हासिल करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? क्या वफाकी वुज़रा के ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात दुरुस्त हैं या गलत हैं? हुकूमत की इत्तेहादी जमातें तहरीके अदम एतमाद के हवाले से क्या फैसला करेंगी? क्या इत्तेहादी हुकूमत का साथ देंगे या फिर ऑपोजिशन का? दीगर मामलात पर भी मुल्की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेहमानों को तारुफ आपसे करवा देता हूँ। पीटीआई से डॉक्टर उमेश कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से आजिज धामरा साहब आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून से अली गौर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। डिबेट का आगाज करते हैं। सबसे पहले आजिज धामरा साहब, आपकी तरफ आऊंगा मैं। अब खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं वज़ीर आज़म साहब को कि इस मौके पर जब रूस और यूक्रेन का मामला चल रहा है तो वज़ीर आज़म साहब को दौरा रूस नहीं करना चाहिए था। अब इस तनकीद की वजह क्या है? इसका जवाब क्या है? क्योंकि ये जो दौरा था ये तो पहले से शेड्यूल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि ये दौरा पहले से शेड्यूल था और वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश पे ये दौरा हो रहा है।
मगर ये अब डिफाइन आप कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की ख्वाहिश पर हो रहा है, हालांकि सदर प्यूटन की जानिब से भी इन्विटेशन आया है। ये दौरा जो है आप कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद अपनी ख्वाहिश पे कर रहे हैं। जी 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 नहीं, ख्वाहिश तो थी, जाहिर है दोनों की ख्वाहिश थी, मगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म की भी ख्वाहिश थी कि वो रूस ज़रूर जाएं, बिल्कुल गए हैं। मगर खुर्शीद शाह साहब ने जहाँ तक इशारा किया है जिस बात के हवाले से कि अब जो सूरत हाल है रूस की, जो हमलावर हो चुके हैं, उसमें हमारा पाकिस्तान की एक बड़ी अहमियत होती है ख़ित्ते में, हमारे प्राइम मिनिस्टर की। ज़ाहिर है उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर का वहाँ होना और रूस की जानिब से यूक्रेन पे हमले होना, ये बड़ा एक मुश्किल सा काम हो गया। और दूसरी बात कि कौम को एतमाद में लेना चाहिए, बाकी प्राइम मिनिस्टर की पार्टी यहाँ पर मौजूद है, कि कितना इम्पोर्टेंट दौरा था उनका और किस बात के हवाले से उन्होंने काबीना के लोगों को ज़रूर लिया होगा, मगर इन हुक्मरानों में जो पार्लियामेंट है वो मिसिंग होती है हमेशा, वो इतनी अहमियत नहीं देते। तो अब जब रूस वहाँ पर हमला कर चुका है तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को अपनी एक पोजीशन वहाँ से वाज़े कर देनी चाहिए, फिलफोर वाज़े कर देनी और चाहिए। वो पोजीशन क्या वाज़े करनी चाहिए, इशारा है वो पोजीशन क्या वाज़े करें आजिज़ दामरा साहब कि क्या हम किसी ब्लॉक का हिस्सा हैं या नहीं? वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये जो दौरा रूस है, इसमें अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, ओके एग्जैक्टली अब उंगलियां उठ रही हैं। और मैंने कहा कि पाकिस्तान की इस खित्ते में पूरे दुनिया के अंदर हम कह दें बड़ी इंपॉर्टेंस है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पाकिस्तान के वहाँ पर मौजूद है। इसलिए अगर वहाँ की एक वजाहत दी जाए कि ये एक इम्पोर्टेंस थी हमारी, ये हमारी एजेंडा थी, इस पे हमारी बात चल रही है, मौजूदा सिचुएशन में पाकिस्तान के वजीर आजम का रूस में मौजूद होना ये एक तबसरे का एक मरकज ज़रूर है। और वो अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी माशाल्लाह वो 3.5 साल से जब हुकूमत में हैं तो हालात कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये एक लक और बेड लक की बात अलग होती है, इसको हम छोड़ देते हैं। क्योंकि बहसियत पाकिस्तानी मैं अपनी प्राइम मिनिस्टर की इतनी तो बेतुकीरी नहीं करना चाहूँगा, मगर खुर्शीद शाह अहमद का जो बयान है, जो सवाल है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज नहीं तो कल ये आवाज़ हर जगह से आपको आएगी, सही सही, हर कहीं से आपको सुनाई देगी। ओके, अली गौहर बलोच साहब, आपका क्या टेक है इस सवाल पर? अपोजिशन की तनकीद क्या बिला जवाज़ है, या आप भी पीपल्स पार्टी के साथ ही खड़े हैं इसमें कि वज़ीर आज़म साहब को नहीं जाना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है, जिस तरह से कि मुल्क में बाकी तमाम बहरान मौजूद हैं और मुल्क मुआशी तौर पर जो वो मतलब है कि एक तबाही का मंज़र है, सियासी तौर पर एक शदीद इंतशार भी आप कह सकते हैं और बहरान भी कह सकते हैं। इसी तरह से हम खारजा अमूर में भी हमारी जो नाकामियां हैं वो सरे फहरिस्त हैं। और जो पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद ही अपने वज़रा को अवार्ड दिए, तो उसमें भी उन्होंने इतराफ़ तो कर ही लिया कि खारजा की कारकर्दगी हमारी क्या थी। और उसमें शाह महमूद साहब को तो मेरा ख़्याल है खारजा पर कोई ख़ास नंबर नहीं आया रैंकिंग में, इसका मतलब है कि वो नाकाम रहे। काबिल ज़िक्र बात यह है कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख़ में जो है वो कश्मीर के जो हालात हुए और जिस तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर को जो है वो इंडिया ने मतलब है कि उस पर कब्ज़ा किया, और हम उस खारजा मतलब है कि महाज के ऊपर पूरी दुनिया को जो है वो इस इशू के ऊपर, जिसमें कि हम बिल्कुल हक बजानिब हैं, हम दुनिया को मेरा ख़्याल है कि कन्विंस नहीं कर सके और सही तरह से उसको मतलब है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से कि वज़ीर ख़ारजा को या प्राइम मिनिस्टर को एक मुहिम चलानी थी, जाना था, उस महाज पर भी हम नाकाम रहे। और आपको पता है मिडल ईस्ट से ताल्लुकात, आप जो ये कह रहे हैं कि खारजा अमूर में हमारी काफ़ी नाकामियाँ हैं, वो क्या नाकामियाँ आप गिनवा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। एक तो हमारे इसी हुकूमत के दौर में आपको पता है मिडल ईस्ट से रिलेशन ख़राब हुए, सऊदी अरेबिया के साथ आपको पता है कि जो कुछ हुआ, मतलब है कि जो वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया और फिर उसके बाद एक सर्द महरी हुई, और फिर आपने देखा कि जो लास्ट सऊदिया ने कर्ज़े भी आपको दिए, आपने जब उनकी मिन्नत समाजत की तो वो भी उन्होंने कितनी सख्त शराइत के ऊपर दिए। फिर उसके अलावा आपने देखा कि जब एक तरफ जब अमेरिका गए थे प्राइम मिनिस्टर,
तो इन्होंने उस वक्त भी बड़ा जश्न मनाया कि कामयाब दौरा है। जब ये जश्न मना रहे थे तो दूसरी तरफ मोदी जो है वो कश्मीर पर कब्ज़ा करने का जश्न मना रहा था। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि कश्मीर का सौदा जो है वो इसी हुकूमत के दौर में हुआ। तो मैं समझता हूँ कि रशिया के पास भी जाना, और रशिया में भी देखें जिस वक्त जा रहे हैं आप, पहली बात तो ये है कि आपने ना कौम को एतमाद में लिया, ना पार्लिमान को एतमाद में लिया। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था। और फिर आप जा भी रहे हैं तो आपने एक ऐसे वक्त का चुनाव किया कि जब वहाँ पर एक पूरी दुनिया में एक नज़रें जो हैं वो यूक्रेन और इस सारे सिलसिले में, जो कि मतलब है कि जिस पर रशिया ने हमला भी कर दिया है, तो ये बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक मुनासिब वक्त नहीं था जिसमें कि वज़ीर आज़म उधर गए। इसको डिले भी किया जा सकता था और इसको तब्दील होना था। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर पर आपने देखे, अमेरिका गए तो कश्मीर का सौदा करके आ गए, रशिया गए तो यूक्रेन पर हमला हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझता कि खारजा लेवल पर हमारी को कामयाबियां हैं। इसमें आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, गिरबान में झांकना पड़ेगा और नज़रसानी करनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर उमेश कुमार साहब, आपकी तरफ आऊंगा मैं। अपोजिशन की बात आपने सुनी हमारे दोनों भाइयों की, अपोजिशन की तनकीद का क्या जवाब देंगे आप? खास तौर पर जो अली गौर साहब ये कह रहे हैं कि खारजा अमूर में बड़ी नाकामियां देखने में आई हैं इस गवर्नमेंट की। देखें, मैं समझता हूँ कि खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की शुरू से लेके आज तक जो है वो मैं तो कम से कम सेटिस्फाई नहीं हूँ। और अगर आप उसका कसूर सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर डालें, ये गलत है। आप अगर मियाँ साहब के साथ भी मेरा उस वक्त तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, उस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना फॉरेन मिनिस्टर के बगैर कैसे चली। इस वक्त तो फिर भी कम से कम देखेंगे एक तजर्बे का मिनिस्टर है। हाँ, फिर भी उस लेवल पे, जिस लेवल पे फॉरेन मिनिस्ट्री चलनी चाहिए, जिस लेवल पे जैसे इंडिया की डिप्लोमेसी आप देखें, हर जगह पे अपनी पेनिट्रेशन है। वो पाकिस्तान की पेनिट्रेशन उस तरीके से नहीं है। वो एक लाइन जो चल रही है वो 70 से लेके आज तक ऐसे ही चल रही है। इवन आप 47 से लेके कहें कि तो वो सिस्टम जो हमारा उस लेवल पे नहीं चला जिस लेवल पे हमें चलना चाहिए था। स्ट्रेटेजिकली जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, मगर स्ट्रेटेजिकली जो पाकिस्तान को फ़ायदा लेना चाहिए वो हम नहीं ले सके हैं। अब आ जाएं आप रशिया के ऊपर। देखो, रशिया के साथ हमारे स्ट्रेटेजिकली एक पार्टनरशिप है, हमारी जंगी मशकें हो, ये हो, बहुत हमारा एक अस्करी तावन रहता है, हथियारों के हवाले से तावन रहता है। रशिया की जो विजिट है वो मैं समझता हूँ बाकायदे एक प्लानिंग के साथ और जो तय हुई थी, और उसके अंदर बाकायदे एक इनपुट होता है हमारी इंटेलिजेंस का भी, उसके बाद तय हुआ। अचानक जो ये यूक्रेन वाला मामला आ गया वो बिल्कुल सीरियस था हमारे लिए। ये एक लम्हा फिक्रिया था कि अब जाएं नहीं जाएं, कि इस तरीके से ये जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मगर बात यह कि हम रशिया को भी दूर छोड़ नहीं सकते। हम अपने आप को डिस्टेंस यूक्रेन से, रशिया से, इस मैटर से ज़रूर कर सकते हैं, मगर हम ये कहें कि हम आपके इस वजह से हम आपके दौरा कैंसिल करें, उसका मतलब ये कि हमारे जो पहले रिलेशन है उसको भी हम ख़राब करें। ये डेलिब्रेशन के बाद आप क्या समझते हैं, फॉरेन की जो विजिट होती है और वो भी रशिया जैसे एलाइज के साथ, क्या वो डिस्कस नहीं हुई होगी? बाकायदे डेलिब्रेशन के बाद, इनपुट के बाद ये तय किया गया कि जाना चाहिए, मगर आपको उसका पार्ट या ऐसी स्टेटमेंट वो नहीं बननी चाहिए। उसके बाद वो विजिट हुई। विजिट अगर नहीं होती तो हमारे रशिया के साथ हम एक ये बताते कि आपके इस झगड़े की वजह से हम आपसे दूर है, हम नहीं आना चाहते इस झगड़े की वजह से। इसका मतलब ये हम नया दुश्मन पैदा करें। तो मैं समझता हूँ जाना ज़रूरी था। हाँ, उसको जितना कर्टेल कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये ज़रूर हमारा, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर भी ये चीज़ें गलत हो रही हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, तो तनकीद भरा तनकीद जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब जाने से पहले ये वाज़े भी करके गए हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी टीवी को उन्होंने पहले इंटरव्यू दिया है और उसके बाद चूंकि उनका ये दौरा शेड्यूल था और वो गए, और जिस तरह आप पीटीआई के नुमाइंदे और आप हमें ये बता रहे हैं कि इस बात पर सोचा गया कि क्या इस विजिट को डिले किया जाए या ना किया जाए। खैर, अपोजिशन का ये कहना कि पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया या अवाम को एतमाद में नहीं लिया, तो इससे पहले जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब जब किसी दौरे पर जाते थे तो दौरे से आने के बाद तो उस पर बात की जाती थी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कितना एतमाद में लिया पार्लियामेंट को या अवाम को कितना उन्होंने एतमाद में लिया, इस सवाल का जवाब हम अपोजिशन से लेने के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। आजिज़ धावर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह आज आप पीटीआई पर यह तनकीद कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इस दौरे पर जाने से पहले अवाम को, पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए था। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या ज़रदारी साहब जब किसी दौरे पर जाते थे तो कब कितनी दफ़ा उन्होंने पार्लियामेंट या आवाम को एतमाद में लिया और किस तरह से लिया, और क्या मुख्तलिफ था? वज़ीर-ए-आज़म साहब तो जाते हुए बता के गए हैं कि दो तरफा ताल्लुकात पर बात होगी, अफगानिस्तान के मामले पर बात होगी, तजारत पर बात होगी, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या चीज़ मिसिंग है जिस पर आप तनकीद कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो अभी डॉक्टर रमेश, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं। डॉक्टर रमेश साहब ने कहा कि देखें, खारजा पॉलिसी जो है वो हमेशा पाकिस्तान में इस तरह चलती है जिस तरह आज चल रही है। तो जनाब आली, यही तो हम कह रहे हैं कि वो जो आप कह रहे थे कि नया पाकिस्तान वजूद में आ गया इमरान खान के साथ, तो अगर आप कह रहे हैं कि पुरानी पॉलिसी चल रही है खारजा की, तो वो फिर नए पाकिस्तान वाली नई खारजा पॉलिसी कहाँ है? ये तो क्वेश्चन आपसे इसलिए बनता है कि हम माजी में तो कहते रहे हैं, हम रोना पीटते रहे ये सारी बातों के। आपने कहा था कि ये जो पुरानी पार्टियां हैं ये खारजा पॉलिसी भी ठीक नहीं चला सकती बाकी इश्यूज के साथ, तो जब नया पाकिस्तान बन गया, प्राइम मिनिस्टर आप बन गए, नई खारजा पॉलिसी आनी चाहिए। मगर आपने खुद अदम एतमाद किया है अब तक की खारजा पॉलिसी पे, क्योंकि आपने जब 10 नंबरी वजीर दिए उसमें लास्ट 10 नंबर भी आपने अलॉट नहीं किया वजीर को। इट मीन्स कि आप ये एडमिट कर रहे हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी कोई नहीं नए पाकिस्तान की और पुराने पाकिस्तान वाली खारजा पॉलिसी चल रही है। दूसरी बात, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप इस बात पर तनकीद करते थे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बगैर बताए जाते हैं और सारी ये नेगोशिएशंस होती हैं। तो माजी की मैं आपको बताता हूं कि 3.5 साल में इनको बताने के लिए रत्ती बराबर एक चीज भी नहीं है। जब जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट भी थे, जब पावर प्रेसिडेंसी को थे, आप देख रहे हैं ना कि वो जो गैस पाइपलाइन हुआ था पाक ईरान के दरमियान, वो उसमें आज भी हम वेटिंग पे हैं कि उसको कंप्लीट करें और गैस लें और बुरान खत्म कर दें अपना। उसके बाद चाइना से जितने भी दौरे हुए वो एतमाद में लिए, उस पर बहुत सारी थारोली डिस्कशंस होती रही। और जो सीपेक आया जून 2013 में, और जून 2013 में 23 दिन पहले जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हुई और मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई। मगर क्योंकि वो इतने मैच्योर मुआहदे हो चुके थे कि सीपेक को आना था, वो अगली हुकूमत ने किया। ये प्रोसेस का हिस्सा है कि मुआहदे आप करें और बाकी अगली हुकूमत इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो हम तो वही कह रहे हैं कि माजी के जो हमारे दौरे थे या खारजा पॉलिसी थी उसको पाकिस्तान का कोई बेनिफिट तो मिला है ना। आप बताएं कि आपने क्या किया है, और आप बगैर पार्लियामेंट को बताए क्यों बाहर जा रहे हैं। आपने तो कहा था कि पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लेके, पाकिस्तानी कौम का जो मैंडेट है वो तो पार्लियामेंट के पास है। आप एक एक घर और एक एक फर्द के पास तो नहीं जाएंगे ना। तो आप सारी चीज टीवी टॉक शोज के अंदर रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमने कौम को एतमाद में लिया। पार्लियामेंट कहाँ है इस बीच में? काबीना कहाँ है इस बीच में? वजीर खजाना की परफॉर्मेंस कहाँ है 10 नंबरी वजीरों की लिस्ट में? तो दिस इज अ फेल्यूर ना। ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि नहीं, खारजा पॉलिसी नए पाकिस्तान की कहीं नहीं। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अली साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू। नून लीग के दौर में नवाज शरीफ साहब या जब वो दौरे पर जाते थे तो वो कितनी बार पार्लियामेंट को या अवाम को एतमाद में लेते थे, कितनी पहले से ही ब्रीफिंग देकर जाते थे? सेम सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि इमरान खान साहब ने क्या मिस किया है जिस पर आप तनकीद कर रहे हैं कि उनको जरूर एतमाद में लेना चाहिए था पार्लियामेंट को? देखिए खेरा साहब, सूरत ये है कि आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब यूनान और सऊदीया के जो हालात थे वो टेंस हुए थे, और उस वक्त मतलब है कि सऊदीया ने हमसे फ़ौजी इमदाद चाहिए, तो वो मसला हम पार्लिमान में लेकर आए थे और पार्लिमान में डिस्कस हुआ था। और फिर जिस हद तक पार्लिमान ने इजाज़त दी, फिर उसके बाद वो सऊदीया के साथ उन अमूर पर बातचीत हुई। तो इसी तरह से आपको पता है कि रशिया का ये रूटीन का दौरा नहीं था। हमने अपने 72 साला तारीख में जब हम अमेरिका के वो ब्लॉक में रहे और उसके बाद आज हम, और आपको पता है कि अफ़गान जो जनरल ज़िया के दौर में वो जिहाद हुआ था उसमें भी रशिया के मतलब है कि हम इलाकी थे अमेरिका के। फिर उसके बाद आज हम अचानक यू टर्न लेकर तो रशिया की तरफ जा रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा ज़रूरी था। ये इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट इशू था। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर उठे और जहाज़ पे बैठे और रशिया चला जाए। इस पर पार्लिमान को एतमाद में लेना ज़रूरी था, एतमाद में लेना चाहिए था।
लेकिन ये तो वो वज़ीर आज़म है ना, देखे ना, जब भी बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं तो वज़ीर आज़म तो असम्बली और पार्लियामान से वैसे ही गायब होते हैं। फ़लस्तीन का इशू आया, पूरी अपोजिशन मौजूद थी, अपोजिशन लीडर मौजूद थे और ये गायब थे। फिर आपने देखा कोरोना का पेंडेमिक था, जब पहली मीटिंग हुई आपको याद होगा, जिसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, बिलावल भुट्टो साहब भी थे, वज़ीर आज़म अपनी बात करके और वो उठकर चले गए। ये इनका गैर संजीदगी। और आपको पता है कि जब ये कंटेनर पर चढ़े हुए थे, इन्होंने एक दफ़ा वो चाइना के सदर का दौरा ना सिर्फ मुलतवी करवाया अपने धरने की वजह से, बल्कि ये तो तकरीर किया करते थे कि मैं चाइना के सदर को कहूँगा कि पाकिस्तान ना आए। तो कंटेनर पे खड़े होकर तो इन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी की जो हैं वो भी हदें पार कर दी थी। लेकिन एक तरफ वो खारजा पॉलिसी थी, जब आपको पता है कि इंडिया ने एटमी धमाके किए थे तो हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो उनको अरबों डॉलर्स की ऑफ़र थी उनको ठुकराया और चागी के मकाम के ऊपर इंडिया से ज़्यादा धमाके किए और ये साबित कर दिया कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हम इंडिया के से या किसी भी और मुल्क से मरूब नहीं होंगे। उस वक्त हालांकि आपको पता है कि अमेरिका ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया हुआ था कि आप ये धमाके ना दें तो हम आपको ये ग्रांट्स दे देते हैं, इतना फ़ंड दे देते हैं, ये कर देते हैं, ज़ाती लालच भी दिए गए। लेकिन जब मुल्की वक़ार और ख़ुददारी की बात होती तो उस वक्त लीडरों को स्टैंड करना पड़ता है। आज आप देख ले, आपने चाइना हमसे अलग नाराज़ है कि आपने सी पैक जैसा इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो उसको ऑलमोस्ट आपने स्लो नहीं बल्कि उसको ठप कर दिया और उसके अंदर जो पैसा पड़ा हुआ था वो आपने रेवड़ियों की तरह MNAs MPAs में बांट दिया। तो इस तरह से तो हमने इस वक्त खारजा महाज के ऊपर यही वजह है ना, यही हमारी नाकामी है कि आज हमें मजबूर होकर रशिया की तरफ जाना पड़ गया। तो इस बात को तस्लीम करें। अदरवाइज़ तो अगर हम जिस तरह से पहले जिस ब्लॉक में बैठे हुए थे जिसमें पूरा मिडल ईस्ट आता है, जिसमें सऊदीया आता है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें UK आता है, तो आज हम एक ऐसे ब्लॉक की तरफ गए जिस पर ज़रूरी था कि पार्लियामान को एतमाद में लिया जाता। और ये सारे पूरे स्टेक होल्डर, सिर्फ हुकूमत का तो नहीं होता, ऑपोजिशन आखिर अवाम की नुमाइंदगी करके आ रही है पूरी पार्लियामान में। ठीक है अली भाई, बिल्कुल जवाब लेते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर रुमेश कुमार साहब, आपने ऑपोजिशन की बात सुनी, मैं एक बात इजाफा कर लूं। जी डॉक्टर साहब से माजरत करते हुए मैं एक बात का इजाफा कर लूं सिर्फ। जी क्योंकि डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी रोशनी डालते हैं और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि अप्रैल 2012 में सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ था और हमारे अफसरान और फौजी शहीद हुए थे, जवान। फिल 4 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2012 में और नेटो सप्लाई बंद कर दी गई थी। फिर नेटो ने जब अप्रोच किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट पे तो हम वो इशू ले गए थे पार्लियामेंट में और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी ज्वाइंट सिटिंग चली थी और जैसे पार्लियामेंट ने रिकमेंडेशन दी ऐसे ही हुकूमत ने आगे मैसेज भेजा और नेटो ने माजरत की थी इस बात पे। उसके बाद पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे नेटो सप्लाई खुली थी। सही। डॉक्टर साहब, व्हाट्स योर टेक? वही क्या खोया क्या पाया वाली गेम है। ऑपोजिशन बेनिफिट्स की बात करी है, ऑपोजिशन ये पूछना चाहती है आपसे कि सिफारती सतह पर हमें क्या कामयाबियां हासिल होंगी जो वज़ीर आज़म साहब रूस गए हैं, क्या जवाब देंगे आप? हर दौरे की जो है ना वो आप कामयाबी या नाकामयाबी को नहीं जाया करें कि कितनी कामयाबी होंगी। जो दौरा होता है वो लाजमी कामयाबी के लिए होता है, बेस्ट रिलेशन के लिए होता है। मगर अभी जो बातें की गई मेरे दोनों भाइयों की तरफ से, देखिए मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। मैं तो समझता हूँ कि यमन वाला जो डिसीशन था कि जब यमन वाला मियाँ साहब ने जो असेंबली के अंदर लेके आया, मैंने उस वक्त भी मियाँ साहब को मैंने कहा था कि सर हमें ये असेंबली के अंदर नहीं लेके आना चाहिए। सऊदी हमारा अलाइज़ है और सऊदी हमारा बहुत अच्छा अलाइज़ है, हमें उसको अपने तौर पे बताना चाहिए। ये जो फॉरेन पॉलिसी की जो मीटिंग होती है वो लाजमी नहीं है हर चीज़ पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, मगर वहाँ पे जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की जाती है और एक जो है ना माहौल और ख़राब बनता है। और वो जो इशू था वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, मियाँ साहब के लिए भी एक नुकसानदेह साबित हुआ। आप यमन के लिए आपका मौक़िफ़ क्लियर होना चाहिए, रशिया के हवाले से भी क्लियर होना चाहिए, चाइना के हवाले से भी क्लियर होना चाहिए, अमेरिका के हवाले से भी क्लियर होना चाहिए कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हमारी डिप्लोमेसी क्या होती है क्या नहीं होती है, कुछ दिखाने की एक होती है, अंदर की दूसरी होती है। हमें एक डिप्लोमेसी है क्या, आप डिप्लोमेसी कहते किसको हैं?
मेन चीज़ है उस डिप्लोमेसी की पहले डेफिनेशन होनी चाहिए, और डिप्लोमेसी में पहली आपकी चीज़ जो है ना वो आती है सीक्रेसी। आप हर चीज़ आप कहते हैं कि उसको ओपन डिस्कशन के तौर पर लेके जाएं। आप डिप्लोमेसी के अंदर आप एक के साथ क्या आपकी बात होती है, दूसरे के साथ क्या होती है, ये चीज़ें आउट नहीं होती है, और ये इन कैमरा सेशन में होती है। ये बाकायदा एक डिटेल डिस्कशन होता है। मैं एक हकीकत पसंद बंदा हूँ, मेरी काफ़ी इस चीज़ों के ऊपर रिसर्च है। मैं अफ़गानिस्तान के अंदर जब OIC हो रही थी, मैंने उस टाइम पे भी कहा कि हमें अफ़गानिस्तान की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान का अगर कोई भी वहाँ पे माहौल ख़राब होता है मगर उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, मगर इतनी नहीं करनी चाहिए कि हम वेस्ट को अपना दुश्मन कर दें। ठीक है, हमें इतना इनिशिएटर, हमें हेल्प एज ए पार्ट बनना चाहिए, एज इनिशिएटर नहीं होना चाहिए। तो बात यह है कि हमें हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, हम हर मुल्क की ज़रूरत है, मगर हम फाइनेंशियली इतने कमज़ोर हैं कि हर मुल्क का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है, हर इंटरनेशनल मुझे एक ब्रेक की जानी पड़ना है। हम वो इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुझे एक ब्रेक की जानी पड़ना है। ब्रेक के बाद वापस और बात करेंगे ऑपोजिशन की, जो कि इस वक्त मेल मुलाकातों का ऑपोजिशन में सिलसिला जारी है। खासतौर पर इत्तेहादियों को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। दूसरी जानिब गवर्नमेंट की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ऑपोजिशन पर कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। अदम एतमाद वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ जो लाना चाह रही है ऑपोजिशन पार्लियामेंट में, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस हमारे साथ स्टार्टिंग ऑफ व्यू पीपल्स पार्टी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो साहब ने भी पिछले दिनों मुलाकातें की, शहबाज शरीफ साहब से, मौलाना साहब से, काफ़ी से उनकी मुलाकात हुई। अब आज अमीर जमात इस्लामी साहब से उनकी जो है वो मुलाकात हो रही है। तो अपोजिशन जो ये कह रही है कि नंबर गेम हमारे पास पूरी अदम एतमाद लाने के लिए, तो ये इसमें किस हद तक सच्चाई है? नंबर गेम पूरी कर चुकी है अपोजिशन? देखिए, पहली बात तो जब हमने ये बात की है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, तो हम घर बैठ के नहीं लाएंगे, जारी है। सिर्फ मीटिंग करके नहीं लाएंगे या बयानात देके तो नहीं लाएंगे। हम जो है वो टास्क जो मिला है जरदारी साहब को और तमाम पार्टियों का मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने जरदारी साहब पे एतमाद किया है। उन्होंने राब्ते शुरू किए हैं, और सियासत में यही होता है कि हम डंडा लेके किसी का सर नहीं फाड़ सकते। हम नेगोशिएशन करते हैं, हम कॉन्फिडेंस में लेते हैं, और इत्तेहादी पार्टियों को या अपोजिशन की दूसरी पार्टियों को हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और इन हुक्मरानों की जो आपस में नहीं बनते, इनके जो अराकीन हैं इनके खिलाफ फ्लोर पे बात कर देते हैं। इनके वुज़रा को उन्होंने खुद कर दिया कि 10 हमारे दादले सिद्दी पे कहते हैं प्यारे वजीर हैं, 10 नंबरी, और 10 नंबरी का गलत मकसद नहीं है मेरा कि 1 से लेकर 10 नंबर तक बाकी वजीर जो हैं वो नाकाम हैं। उन नाकाम वजीरों को हटाया नहीं जा रहा है, वो तनख्वाह उठाएंगे पाकिस्तान के सरकारी खजाने से। अब आप अगर उनको कहते हैं कि ये निकम्मे हैं, ये मेरे उन रैंकिंग में नहीं आते 10 वाली में टॉप पे, तो उनको रखने का फायदा क्या? आप काबीना से हटा क्यों नहीं देते? मतलब आपके नाहल ये जरूरी है कि सरकारी खजाने से पैसे भी उठाएं, तो इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। हम इत्तेहादियों को ये बावर कराना चाहते हैं कि इस सारी सूरत हाल में जहां पर अवाम को बड़ा सख्त गुस्सा है इनकी पॉलिसियों से, इनके अपने अराकीन जो हैं वो भरते फिरते हैं इनके ऊपर, इसलिए आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें। आप सोचें अगर आपने पॉलिसी वही रखी कि हर हाल में हम इनके साथ होंगे, तो जो अवाम का गुस्सा है इनके ऊपर उनका कुछ हिस्सा वो आपके खाते में आएगा। ये कन्विंस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी से भी मिले हैं, हम दूसरी पार्टियों से भी मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो कोशिशें हैं, ये हुक्मरान पार्टी के अंदर ये नंबरिंग की जो दावा करते हैं, आपने देखा कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खड़े थे उस वक्त भी नंबरिंग का इशू था और वो पोलिंग हमने जीती। बल्कि मेरे ख्याल में ये उल्टी और गेम हो रही है। इनके वुज़रा को, जो वुज़रा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे नजर रख के बैठे हैं, उनको बड़ी जल्दी है अपोजिशन से कि अदम एतमाद की तहरीक है। वो कल भी मैं पढ़ रहा था इनका बयान फवाद चौधरी का कि अपोजिशन जो है वो 48 घंटे 24 घंटे में अदम एतमाद लाए। मतलब आपको इतनी जल्दी है, मगर हम आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, अपनी पॉलिसी के मुताबिक तहरीक लाएंगे। ठीक है अली गौर साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू। नून लीग की क्या तैयारी है? और जो पिछले दिनों खबरें आ रही थी, शहबाज शरीफ साहब को भी ऑफर्स की जा रही हैं, और जो मुश्तरका एक अब मुलाकातों का सिलसिला भी जारी, कितने पुर उम्मीद है आपके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए नंबर गेम पूरी कर लेगी ऑपोजिशन? देखिए सुखेरा साहब, सूरत हाल ये है कि नंबर ऑफ़ गेम तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं,
लेकिन असल बात यह है कि ये नौबत क्यों पेश आई। आपको पता है कि हम जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, हमने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हुए हैं, और लेकिन हम इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा हैं, और तमाम अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने मुत्तहिदा और इत्तफाक के साथ जो है ये फ़ैसला किया कि ये हुकूमत जो है ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है। इस हुकूमत ने अपने होते हुए महंगाई के ऊपर और करप्शन के ऊपर बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, और आज 22 करोड़ आवाम का जीना दो भर हो गया है। आज वो अपने बिजली और गैस के बिल नहीं अदा कर सकते, पेट्रोल जो है वो उनकी पहुंच से दूर चला गया, ज़ालमाना तरीके के साथ बढ़ाए गए, अद्वियात के रेट जो हैं वो आसमान से बातें करते हैं। जब इनके करप्शन के किस्से सुनते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आप देख लें सर्वे कि उसमें पाकिस्तान अब कौन से नंबर पर चला गया, शायद 2-3 कंट्रीज रहते हैं। लिहाजा आज अवाम इनकी करप्शन से तंग आकर, इनकी महंगाई और बेरोज़गारी से तंग आकर आज जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो नहीं देखना चाहते कि ये एक मिनट के लिए भी मज़ीद उस इक़्तिदार के साथ इमरान अहमद नियाज़ी साहब चिपके रहें कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम जो है वो भूख, अफलास और गुर्बत में गिर गए। तो लिहाजा हमने एक गैर आइनी हुकूमत के लिए एक आइनी तरीका जो है वो उस पर इत्तफाक़ राय के साथ फ़ैसला किया है। तो नंबर ऑफ गेम इंशाल्लाह पूरे यही वजह है कि ये घबराहट से हमारे ये चाहे मॉस्को चले जिधर मर्जी उधर भी इनके वज़रा लाइन में खड़े होकर अपोजिशन को बुरा भला कह रहे थे, गालियां दे रहे थे। इससे ज़्यादा बेहतर होता कि कोई अपनी कारकर्दगी के ऊपर ज़रा ये गौर करते और बता देते कि इनकी अपनी कारकर्दगी क्या है। ठीक है अली गौर साहब, ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। रमेश कुमार साहब, अब हुकूमत की जानिब से जो अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हमें पता है कि वो कौन से लोग हैं जिनको ऑफर्स की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? खुल के आवाम को बताएं कैसे हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है अपोजिशन। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये जो अदम एतमाद वाली जो तहरीकें हैं दुनिया में हर जगह पे आती हैं और कामयाब भी होती हैं, मगर पाकिस्तान में आज तक कामयाब उस तरीके से नहीं हुई है। मगर इस वक्त अपोजिशन ज़रूर सीनियर पॉलिटिशियन है, वो मेहनत कर रहे हैं कि हम लेके आएँ। जो बात की गई कि हुकूमत से अवाम तंग है, मैं समझता हूँ कि अवाम की जो उम्मीद है पीटीआई गवर्नमेंट में थी वो लाजमी है उसकी पूरी उस लेवल पे नहीं हुई है, मगर उम्मीद है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बड़ी नहीं है कि उनकी तरफ बड़ी हो के नहीं पीटीआई को गिरा के हम और हुकूमत बनाएं और वो हमारे लिए शाय मिसल होंगे, वो नहीं है बात। आज भी रही बात मेंबरों की, जो मेंबर्स हैं लाजमी है अगर अदम एतमाद ये लाएंगे, ये अपनी कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे, मेंबरों के साथ बढ़ाएंगे, इत्तेहादियों के साथ बनाएंगे कि भाई हमारे साथ आएँ। अब डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर, आया अगर मेंबर इत्तेहादी अगर सेटिस्फाई होंगे या उनको, यहाँ पे सारी सियासत चलती है, मतलब की सियासत और टाइम की सियासत। थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर है और मैं जो अदम एतमाद है उसको समझता हूँ 2020 जो है ना वो वनडे का गेम होता है, तैयारी उसकी हर तरफ से होती है, मगर उसके अंदर बौखलाहट का शिकार नहीं होना चाहिए। पेशेंस के साथ उसको फेस करना चाहिए, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो। इल्ज़ामबाजी से हटना चाहिए और तरीके से चले। ठीक है, एक कानूनी हक है, वो कानूनी अपना इख्तियार करें। हम कानूनी हुकूमत से वैसे अदम एतमाद हुकूमत से अपोजिशन जीत जाए उसके चांस कम होते हैं। ठीक है, इस वक्त सीनियर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। इस वजह से 2020 है, कुछ किया जा सकता। एक ब्रेक लेते हैं, के बाद वापस आते हैं और अपोजिशन जो अदम एतमाद आने की बात कर रही है। अभी तक 162 अरकान हैं अपोजिशन के पास, 172 अरकान अपोजिशन को चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। वो 10 अरकान कैसे अपोजिशन पूरे करेगी, इस सवाल का जवाब जानते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आजिज़ धामरा साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आपको जो 10 वोट चाहिए, अभी आपके पास अपोजिशन के पास 162 वोट हैं, वो 10 वोट, एक तो सवाल मेरा ये है कि कैसे आप पूरा करेंगे, और दूसरा ये कि अदम एतमाद कब ला रहे हैं आप?
देखिए कब ला रहे हैं ये तो फैसला ना गौर बलोच साहब आपको बता सकते हैं ना मैं आपको बता सकता हूँ, मगर हमने मूव शुरू कर दिए, हमने राब्ते शुरू कर दिए हैं। हमने दोनों तरफ से हुकूमत को घेरा किया हुआ है। एक तो हमारे लीडरशिप से जो इत्तेहादी भी हैं, अपोजिशन की भी हैं, उनसे भी राब्ते हैं जिससे इनकी परेशानी का बड़ा सबब है। और दूसरा हमने स्ट्रीट पावर भी इस्तेमाल किया है। हम एहतजाजी मार्च लेके आ रहे हैं 27 से, जो लाखों अवाम उन्नास पे मुश्तमिल होगा, सिर्फ पार्टी वर्कर्स पे नहीं होगा, वो अवाम उन्नास पे मुश्तमिल होगा। ये ऐसी चीजें हैं कि ये हुक्मरान जो खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये कह दे कि मेरी काबीना के 10% वजीर जो हैं वो बकौल उनके के नाअहल हैं, तो वो भी नाअहल अवाम की नजरों में, मगर बाकी नहीं है। तो हमें वोट हाउस से नहीं, मेंबरान के नहीं, काबीना के अंदर से भी मिलेंगे। मगर कब आएगी मूव ये मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं आपके प्रोग्राम में ये डिक्लेयर। सही सही। अली गौर साहब, मार्च में ला रहे हैं आप अदम एतमाद की तहरीक? देखें, अदम एतमाद तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मूव हो जाएगी। आपके सामने है कि मुलाकातों के सिलसिले जारी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में मशावरत के सिलसिले हो रहे हैं। तो इनकी पार्टी के अंदर बैठे हुए बेशुमार लोग, देखें जब मुआशी तौर पर इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है और महंगाई और बेरोज़गारी को तो ये कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, बल्कि उसमें इजाफ़ा करने का सबब भी ये बने हैं। तो ऐसे हालात में तहरीक अदम एतमाद की जो मुहिम चल रही वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर बैठे हुए बेशुमार लोग भी जो हैं वो आइंदा इलेक्शन बल्ले के निशान के ऊपर नहीं कॉन्टेस्ट करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बल्ले के निशान के साथ अवाम में जाएंगे तो अवाम ना सिर्फ उनकी इलेक्शन में मुखालफत करेंगे, बल्कि उनको जिन अल्फाज के साथ और जिस तरह उनका इस्तकबाल होगा वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा अब इस डूबती हुई नैया से उतर कर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के टिकटों के भी हैं उसमें पीछे पीछे। तो उस सिलसिला में अभी ज़ाहिर है काफ़ी लोग हमसे रब्ता किया, अगर हम अपने पत्ते शो कर देंगे तो फिर तो ये कामयाब नहीं हो सकते इस तरह। उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ नामों को सीगाए राज में रखा जाए एक मतलूबा वक़्त के लिए। तो बहरहाल नंबर ऑफ़ गेम बिल्कुल पूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ खेरा साहब। बाकी मामलात भी तय पा रहे हैं, किसी भी वक़्त अन करीब आप देखेंगे कि तहरीक अदम एतमाद मूव कर देंगे। लेकिन मैं बिलखसूस आखिर में ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये इतने डरपोक हैं, इतने घबराए हुए हैं कि इन्होंने नेशनल असम्बली का इस सेशन जो कि पिछले 1 महीने से ड्यू है वो नहीं बुलाया, और पूरी असम्बली में इनको रेनोवेशन के नाम के ऊपर इन्होंने पूरी असम्बली को खेड़ के रख दिया है, और वहाँ पर रंग रोगन के और आप हैरान होंगे कि एक नया स्कैंडल भी आने वाला है, और वो इनका नेशनल असम्बली की रेनोवेशन का स्कैंडल है, जिसका तकरीबन इन्होंने 87 करोड़ रुपया बजट रख दिया। 87 करोड़ रुपया। हालांकि नेशनल असम्बली ऑलरेडी ज़बरदस्त किस्म की रेनोवेशन है, कोई छोटा मोटा काम होने वाला। 87 करोड़ रुपया ये खाना चाह रहे हैं और ये हड़प करना चाह रहे हैं, जिस तरह से कि बाकी जगहों पर भी आपको कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन अकाउंट से तो पैसे चाहे वो चीनी की मद में लें चाहे आटे की मद में लें, अरबों खरबों रुपए लेकर ठीक है अली साहब, ठीक है अली साहब। अब ये नेशनल असम्बली का फंड भी खाना चाहते हैं और डिले भी करना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर उमेश कुमार साहब, ऑपोजिशन तो ये कह रही है कि हमारी नंबर गेम पूरी और हम कभी भी अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, तो गवर्नमेंट की क्या तैयारी है? सुखेरा, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के पास टूल ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट का एज ज़्यादा होता है। मैंने आपको कहा कि अपोजिशन जो है वो जब भी अदम एतमाद की तहरीक आती है तो जो अपोजिशन होती है उसकी स्ट्रगल 15 दिन, महीना, 2 महीना चलती है, मगर गवर्नमेंट की 1 दिन की स्ट्रगल ही जो है वो पहले वो लास्ट दिन की वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। दूसरी चीज़ अपोजिशन के लिए अगर फोन कॉल ना आए तो, अगर कुछ लोग अगर नहीं फोन कॉल का चैप्टर है ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप ये समझें कि जिन लोगों को अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलेशन में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलेशन की तरफ अगर वो जाना चाहते हैं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी, जैसे PMLN के अंदर अगर पंजाब के कुछ लोगों के ऊपर अप्रोच की गई तो वो पंजाब के लोग तो कहेंगे आप हमें टिकट दो, क्या PMLN उनको टिकट देगी? ये थोड़े से मसले मसाइल हैं जो इतने ईजी नहीं है। अगर क्यू चाहती है कि हमारे पास मिले, मैं एक मसाल दे रहा हूँ कि अगर क्यू कहे कि हमें, तो क्या PMLN इतनी मेजॉरिटी के बाद उसको चीफ मिनिस्टर
ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। यही वजूहत हैं कि एक डेलिब्रेशन ज़रूर अपोजिशन है मुतहरिक हुई है, इन चीज़ों के हवाले से डेलिब्रेशन हो रही है। जिस दिन वो समझेंगे कि हमारी डेलिब्रेशन कंप्लीट है तो वो अदम एतबार डालेंगे। अगर वो समझेंगे कि हमारी अभी तक डेलिब्रेशन मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सीनेरियो हर टाइम पे चेंज होता रहता है इंटरनेशनली और नेशनली। डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत शुक्रिया आपका आजिज दानवर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, अली और बलोच साहब आपका भी। प्रोग्राम का वक्त हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।